बहुत बहुत स्वागत है आपका एनके स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं और भविष्य में आने की पूरी संभावना होगी। टॉप 25 प्रश्न पूछेंगे इसमें। सामान्य ज्ञान के काफी अच्छे प्रश्न मैंने बनाए और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आप लोग वीडियो को पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। और इस पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है। करंट अफेयर, स्टैटिक जी के सब कुछ आने वाला है। इस पे थ्योरी वे सब्जेक्टिव सब आएगा। देखते हैं सामान्य ज्ञान के जो जीडी में पूछे जा चुके हैं टॉप 25 प्रश्न। तो आपको दिख रहा होगा हमारा पहला प्रश्न बता रहा है कालीबंगन हड़प्पा सभ्यता से। आपने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता काफी विकसित सभ्यता थी और अंग्रेजों ने इसको नकार दिया था कि भारत में कुछ ऐसी सभ्यता हो नहीं सकती, पर उनको जवाब मिल गया कि इतिहास में हमने भी झंडे गाड़े और भारत में काफी विकसित सभ्यता रही है। उनको पता लग चुका है ये चीजें। आप देख रहे होंगे कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके बताएं। हड़प्पा सभ्यता का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान। घग्गर नदी के किनारे स्थित है ये घग्गर नदी, काफी महत्वपूर्ण। अगर बात करें पंजाब में रोपड़ जो कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र था। हरियाणा में राखीगढ़ी। गुजरात में लोथल। लोथल एक बंदरगाह था काफी विकसित जिसको गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। यहाँ पे बंदरगाह था, पतन था, ठीक है। डॉकयार्ड जिसको बोला जाता है, काफी महत्वपूर्ण काफी विकसित सभ्यता थी। अंग्रेजों ने ऐसा बोला कि भारत में कुछ ऐसी सभ्यता थी नहीं, कभी भारत ने कभी विकास करा नहीं, पर ऐसी सभ्यता भारत में थी और अंग्रेजों को इसका निकला आवाज मिली, उनको एक चुनौती मिली, जिस वजह से उन्होंने माना कि हाँ भारत भी कभी डेवलप था काफी ज्यादा। आपने सुना होगा मौर्य साम्राज्य, अशोक, चंद्रगुप्त, काफी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने उनको जवाब दिया। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त तो नेपोलियन कहा जाता है भारत का, ये पूरी तरह से गलत हुआ। बल्कि समुद्रगुप्त को वहां का कहना चाहिए था, जो नेपोलियन है ना फ्रांस का, उसको कहना चाहिए था कि ये वो है समुद्रगुप्त। पूरी तरह से गलत हुआ, जो कि बीए स्मिथ ने कहा था, आपको पता होगा। नेपोलियन कब आया था? ये तो मॉडर्न हिस्ट्री में आया था ना, फ्रांस की क्रांति में। कब आया था? 1800 के आसपास आया था ये। 1804 में खुद शासक बन चुका था और ये युद्ध भी हार गया था, बैटरलो का युद्ध हार चुका था, तभी मरा था ये। 1815 वगैरह में युद्ध हुआ था। पर समुद्रगुप्त तो कभी हारा ही नहीं इतिहास में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो हमारा पहला प्रश्न का आंसर है राजस्थान। यहाँ पे स्थित है कालीबंगन। हड़प्पा सभ्यता काफी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता काफी डेवलप थी। यहाँ की नगर योजना, जल निकास प्रणाली, स्नानागार सब कुछ मिला है हड़प्पा सभ्यता में। और सर्वप्रथम खोज कब हुई थी? 1921 में हड़प्पा की, जो कि एक क्षेत्र था। दयाराम साहनी जी द्वारा हुई थी खोज। और सेकंड खोज हुई थी 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा, आरडी बनर्जी द्वारा हुई थी, ठीक है। याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है पहला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। तो अगला प्रश्न कह रहा है प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, तो थी संस्कृत। क्वेश्चन से आपको पता लग गया होगा, संस्कृत। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पहले क्या होता था, संस्कृत में काफी कुछ लिखी जाती थी, बहुत चीजें लिखी गई थी। आपने सुना होगा वेद हो गए या जितने भी ग्रंथ थे उस समय के, सब कुछ संस्कृत में लिखा जाता था। और संस्कृत कौन बोलता था? आर्य। जो आर्य आए थे मध्य एशिया से, जो सेंट्रल एशिया वहां से आए थे, जो 5 कंट्री है ना हमने देखा था पहले, वहां से आए थे आर्य। और उन्होंने यहाँ पे संस्कृति फैलाया, संस्कृत, और अपनी संस्कृति की स्थापना करी। इसी से संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। जितने भी ग्रंथ हो गए, देखा होगा आपने, काफी सारे ग्रंथ सुना होगा आपने, रामायण, महाभारत या वेद, ये सब संस्कृत के काफी अच्छे ग्रंथ थे जो इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए, तो वो कौन सा काल था? तो वो था, हमारा राइट आंसर है सी ऑप्शन, बुद्ध काल। उससे पहले धातु के सिक्के उपलब्ध नहीं थे। बुद्ध काल में उपलब्ध हुए, महाजनपद काल में, ठीक है। याद रखना, बुद्ध काल में या महाजनपद काल में। मगध का उत्कर्ष इन्हीं कारणों से हुआ था। मगध काफी अच्छा साम्राज्य था। वहाँ पे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश या मौर्य वंश, जितने भी वंश थी वहाँ पे स्थापना हुई थी। आपने सुना होगा हर्यक वंश पहली डायनेस्टी थी भारत की। अगर बात करें जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य के अनुसार, अगर बात करें महाभारत और पुराणों के अनुसार, तो होता है बृहद्रथ वंश, जिसकी जरासंध काफी महत्वपूर्ण शासक था। आपको महाभारत के अनुसार ये मिलेगा। पर अगर बात करें वास्तविक, तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, उसका बेटा था अजातशत्रु, उसका बेटा था उदयन। ये सब हर्यक वंश के शासक हुआ करते थे। 3 शासक थे काफी महत्वपूर्ण हर्यक वंश के। और फिर आया शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये सब वंश आते गए और मगध को एक नई ऊंचाइयों पे ले गए। और यहाँ पे आया मौर्य साम्राज्य, जिसने पूरी दुनिया में छाप छोड़ दी और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया, मौर्य साम्राज्य। इसलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं आज। और काफी अच्छा साम्राज्य था, काफी डेवलप था। संस्कृति का भी पढ़ के देखना उनके बारे में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो कौन सा सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बिल्कुल भी नहीं थी। अश्वमेध की यज्ञ क्या होता है? ये क्या होता है अश्वमेध यज्ञ? ये एक राजा है, वो अब क्या करे है, घोड़े को छोड़ देगा, उसके पीछे उसकी सेना चलेगी और जहाँ से वो घोड़ा गुजरेगा वो क्षेत्र उसका हो जाएगा, जिस गांव से गुजरेगा उसका हो जाएगा। ये था अश्वमेध यज्ञ। ये जबरदस्ती का युद्ध था कि हमें लड़ाई करना है, कहते हैं पंगा लेना है, पंगा वो करना था, यही चीज़ें थी। अगला, गाय उनके लिए पवित्र थी। गाय बिल्कुल नहीं थी, ये वैदिक काल में पवित्र थी। उन्हें पशुपतियों का सम्मान करना आरंभ किया, तो उन्हें पशुपति का काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से मिली है, काफ़ी चीज़ें मिले हैं जहाँ से ये पता लगता है कि पशुपति का काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते थे, ठीक है। देखते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, काफ़ी महत्वपूर्ण, नाम याद रखना सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं हम।
अगला प्रश्न कह रहा है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, काफी महत्वपूर्ण है, हड़प्पा। हड़प्पा 1921 में, हड़प्पा सभ्यता का 1921 में खोज हुई थी। और किसने करी थी? दयाराम साहनी जी ने 1921 में। और सेकंड हुई थी मोहनजोदाड़ो की खोज, याद रखना, मोहनजोदाड़ो 1922 में। राखालदास बनर्जी या आर डी बनर्जी जिनको हम बोलते हैं, नाम याद रखना। तो हड़प्पा इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं, अगर आप लोग एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोग चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो, चाहे 12th लेवल का हो, चाहे 10th लेवल का हो, लाइक सीजीएल या सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीई हो गया, जेएचटी हो गया, जीडी हो गया, सीपीओ हो गया, कोई सा भी एसएससी का एग्जाम है या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमें कांटेक्ट करें, आपको कोचिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, कोचिंग के वीडियोस ऑफलाइन सब कुछ प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको हर कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा एसएससी के एग्जाम के लिए। इवन किसी भी, चाहे रेलवे का हो गया या कोई स्टेट एग्जाम हो गया, बीपीएससी, यूपीपीएससी या एमपीपीएससी, जितने भी एग्जाम है हमें कॉन्टैक्ट करो, आपको पूरी तरह से उनकी जानकारी दी जाएगी, आपको फ़ोन नंबर दिया जाएगा, जितना ही व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, आपको टेलीग्राम पे भी पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हमें कॉन्टैक्ट करना जरूर, या इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकते हो, किसी भी एग्जाम के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण, 1921 में, अभी मैंने बताया था आपको, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। किसने करी थी? दयाराम साहनी जी ने करी थी। और सेकंड खोज हुई थी 1922 में, मोहनजोदाड़ो की खोज राखालदास बनर्जी द्वारा, याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। तो अगला प्रश्न कह रहा है हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो क्या नहीं मिला है? नालियाँ और कुएं बिल्कुल मिले हैं, दुर्ग मिले हैं, आपने सुना होगा सिटाडल या निचला शहर। दुर्ग क्या होता है? ऊपर बनाए गए थे दुर्ग, और निचला शहर नीचे बनाए गए थे, यहाँ संख्या ज़्यादा थी, यहाँ संख्या कम थी। ऐसा माना जाता है कि दुर्ग में वो रहते थे, सिटाडल में बड़े लोग रहते थे, व्यापारी वर्ग रहता था या प्रशासक वर्ग रहता था जो शासन चलाता था वहाँ पे, ऐसा माना जाता है। धन्नागार बिल्कुल मिला है यहाँ पे, शिखर सहित मंदिर बिल्कुल भी मिले, मंदिर नहीं मिले। पर अगर बात करें यहाँ पूजा होती थी, बिल्कुल पूजा होती थी, नेचर की पूजा होती थी, ये लोग पशुपति की पूजा करते थे। यहाँ नर्तकी की मूर्ति, औरतों की मूर्ति मिली है, यहाँ महिलाओं का सम्मान काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? तो डोएड पूछा है इसमें, जो गोदीवाड़ा या बंदरगाह ये पूछा है, तो वह है लोथल। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, लोथल। लोथल क्या है? यहाँ पे गोदीवाड़ा मिला, काफ़ी भारत का स्थल है, गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे, काफ़ी महत्वपूर्ण लोथल है, भोगवा नदी के किनारे, याद रखना, गुजरात में, भारत के गुजरात में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो कौन सा विद्यमान नहीं था? नाम से ही पता लग रहा है, गाय। गाय बिल्कुल भी गाय नहीं मिली यहाँ पे, बाकी भेड़, भैंस, सुअर सब मिले यहाँ पे, भैंस मिला है, भेड़ मिला है, सुअर मिला है, पर गाय नहीं मिली है। ये वैदिक काल में हमें पढ़ने को मिलता है, जब वैदिक काल हम देखेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं। सिंधुवाड़ी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी, तो क्या विशेषताएं थी इनकी? प्रकृति के बलों की पूजा करते थे, बिल्कुल। व्यवस्थित शहरी जीवन था, पशुचारण, खेती थी, पशुचारण, जाति समाज, प्रकृति की पूजा करते थे, बिल्कुल। या व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, शहरी जीवन। नगर था पूरी तरह से, आपने सुना होगा सिटाडल, निचला शहर, तो बी ऑप्शन है व्यवस्थित शहरी जीवन, तो शहरी जीवन था, राइट आंसर है बी ऑप्शन, याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं को से किसका जहाजी मालघाट था? तो कौन सा था जो इसका जहाज घाट था? सिंधुघाटी, नाम से पता लग रहा है, सिंधुघाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता को 3 नामों से पुकारा जाता है, सिंधुघाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता। नाम याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। तो अगला प्रश्न कह रहा है सिंधुघाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे, तो किससे बनाते थे मकान? सबको पता है, ईंटों से। ईंटों से बनाते थे, बिल्कुल, पकी हुई ईंटों से बनाते थे। काफ़ी ज़्यादा पकाते थे ये लोग, आग में, सूर्य में, रोशनी से पकाया करते थे आग में, और पकी हुई ईंटों से बनाते थे, इसलिए इनके स्ट्रॉन्ग होते थे इनके मकान। आपने सुना होगा धन्नागार हो गया, अन्नागार हो गया, या फिर स्नानागार हो गया, काफ़ी इमारतें यहाँ पे, ऊंची ऊंची इमारतें मिली हैं यहाँ पे, और इतिहास में इन्होंने नाम दर्ज कराया। और यूरोपियन तो मानती नहीं थे कि यहाँ पे ऐसी कोई सभ्यता है, पर यहाँ पे सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाभारत का प्रारंभिक नाम था, तो क्या प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता, नाम याद रखना, बी ऑप्शन, जय संहिता। महाभारत का प्रारंभिक नाम, स्टार्टिंग नाम, प्रारंभिक क्या होता है? शुरुआती का नाम, तो जय संहिता, नाम याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? कौन सा है? लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, हड़प्पा पाकिस्तान में है। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और यहाँ पे जिला कौन सा है? मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी जिला में स्थित है हड़प्पा, रावी नदी के किनारे, याद रखना। लोथल भारत में, कालीबंगा राजस्थान में, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, नाम याद रखना। और उत्तर प्रदेश में ये आलमगीरपुर है, आपको पता होगा त्रिकोणीय सभ्यता थी ये पूरी तरह से, ऊपर मांडा,
इधर अपना इधर हो गया बलूचिस्तान का क्षेत्र, दो दास नदी के किनारे स्थित है, और इधर हो गया आलमगीरपुर, इधर हो गया दैमाबाद। नाम याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्या प्रश्न है हमारा। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता, भारतीय तो सिंधु घाटी सभ्यता ही होगी, ए ऑप्शन। मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में थी, यहाँ पे दो नदियाँ काफ़ी पवित्र थी, या वो काफ़ी महत्वपूर्ण नदियाँ थी, दजला और फरात, मेसोपोटामिया सभ्यता में। और बात करें कि ये मेसोपोटामिया सभ्यता पूरी तरह ग्रामीण सभ्यता थी, पर अगर बात करें पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता, पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता वो थी शहरी सभ्यता, ठीक है। पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता, यहाँ पे एक उर क्षेत्र था, उर या उरू, नाम याद रखना। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। विशाल स्नानागार, धन्यगार, तो धन्यगार है, या अन्नागार, बिल्कुल अन्नागार, अन्न बहुत मात्रा में अन्न मिले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, तो कौन था संस्थापक मौर्य साम्राज्य का। बिल्कुल काफ़ी इजी है, आपको पता होगा, कमेंट कर रहे हैं हमें। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। कब करी थी, 321-22 में। किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से। किसको हराया था, नंदवंश के आखिरी शासक घनानंद को। क्यों हराया था, क्योंकि वो काफ़ी गलत था, उस शासन नहीं चलाया जा रहा था, उससे बेकार हो चुका था। और सबसे महत्वपूर्ण कारण था, उसने चाणक्य जी की बेइज्जती कर दी थी। उसकी जो पीछे की छोटी शिखा होती है उसको पीछे पकड़ के खींच के बाहर फेंक दिया था अपने महल से। और वो अय्यास था, और इन लड़कियों के कपड़े भी पहनता था वो, घनानंद, जो कि आखिरी शासक था नंदवंश का। और इस समय सिकंदर का अटैक हुआ था 326 BC में, सिकंदर ने अटैक करा था, और सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 में। और फिर इसके बाद शासक बना था इसका सेल्यूकस निकेटर, और उसने काफ़ी ज़्यादा आक्रमण करे थे, लगभग 304 में आक्रमण करा था उसने पाटलिपुत्र पे, और ये युद्ध हार चुका था सेल्यूकस निकेटर। और 303 में संधि हुई थी इनके बीच में, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी बेटी से विवाह करा था। बेटी का नाम था हेलेना, हेलेना से विवाह करा था चंद्रगुप्त ने। और फिर आपको पता होगा मेगास्थनीज इनके दरबार में भी आया था, मेगास्थनीज को भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। अभी मैंने बताया चंद्रगुप्त के आया था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना, आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं। और इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी इंडिका। इंडिका में क्या, मौर्य साम्राज्य के बारे में, संस्कृति, समाज या वहाँ के जो आर्थिक व्यवस्था सब कुछ जानने को मिलता है। इंडिका पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक पुस्तक और थी चाणक्य द्वारा लिखी गई थी, अर्थशास्त्र, जिसमें हमें वहाँ की राजनीति सब कुछ जानने को मिलता है, संस्कृति के बारे में। तो पुस्तकों का नाम याद रखना, इंडिका, मेगास्थनीज द्वारा, अर्थशास्त्र, चाणक्य द्वारा, नाम याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था, बिल्कुल आसान, अभी देखा हमने, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ऐसा माना जाता है कि जब चंद्रगुप्त ने विवाह करा इसकी बेटी से, तो उसको देख रेख के लिए भेजा था कि देखो कैसा ख्याल रख रहा है, मार उड़ तो नहीं रहा ना हमारी बेटी को, इसलिए। और चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग सेल्यूकस निकेटर को लगभग 500 हाथियाँ भी दी थी। और आज का जो आपने सुना है बलूचिस्तान, गांधार वगैरह, उसको दहेज में मिला था चंद्रगुप्त को। किसने दिया था, सेल्यूकस निकेटर ने दहेज में दिया था। नाम याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, बहुत इजी प्रश्न है, हमने स्टार्टिंग में देखा। किसकी सहायता से बना था, चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इसकी एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र, काफी महत्वपूर्ण, इसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ का शासक बना, ठीक है। और इसका प्रधानमंत्री था मौर्य साम्राज्य का चाणक्य, प्रधानमंत्री, PM जिसको हम कहते हैं। और ये ऐसा माना जाता है कि ये ना उन लड़कियों को रखता था जो सांप का जहर रखती थी और फिर उसके मार देती थी लड़कियों, ऐसी लड़कियां रखता था ये। अगला प्रश्न कह रहा है, वे स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण मिलता है। काफी स्थान, इंडिका, इंडिका काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इंडिका। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। तो अगला प्रश्न कह रहा है, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है, तो क्या है, इंडिका। बार बार आ रहा है क्वेश्चन, याद रखना, काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और हमेशा आते हैं क्वेश्चन। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। तो अगला प्रश्न कह रहा है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं, कौन है, अभी बताया हमने, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, यही है, बी ऑप्शन। नाम याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है। और ये मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री भी थे और काफी अच्छे थे ये। वैसे तो तक्षशिला में पढ़ाते थे। तक्षशिला कहाँ पे, वर्तमान में दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में तक्षशिला, और काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र था, यहाँ पे पढ़ाते थे। और यहीं से गए थे मगध, मगध में घनानंद था, उन्होंने इनकी बेइज्जती कर दी, इमेज डाउन कर दी, ईगो हट कर दिया, इसलिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ईगो एक ऐसी चीज है ना, अगर ईगो पे ले लिया है तो बहुत अच्छे काम हो जाते हैं। ईगो सिर्फ खराब नहीं होता, ईगो अच्छा भी होता है, वो काम करा जाता है। ईगो तो भले ही बहुत गलत हो, पर वो काम करा जाता है कि ठान लिया तो ठान लिया। ईगो एक ऐसी चीज है। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात मौर्य साम्राज्य का शासक बना, तो कौन बना, बिंदुसार, बिंदुसार बना दूसरा शासक। और तीसरा कौन बना, अशोक, अशोक के साथ हुआ था कलिंग युद्ध 261 BC में। और इसी के बाद इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और बौद्ध धर्म अपना लिया, फिर धर्म के अनुसार चलने लग गया, धर्म की नीति जिसको हम कहते हैं, नाम याद रखना। और अशोक के बेटा बेटी थे
महेंद्र बेटा था और संघमित्रा बेटी थी, जिसको श्रीलंका भेजा गया था किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और आज भी वहाँ पे पूजा होती है। बट हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता महेंद्र कौन है, संघमित्रा कौन है। अपना साम्राज्य भूल सके हैं, अपनी संस्कृति भूल चुके हैं, जितने बड़े शहर हैं हिंदुस्तान के। कलिंग पर विजय किस मौर्य शासक ने प्राप्त की थी? काफ़ी आसान, अशोक ने। कब करी थी? 261 में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना। कलिंग पे क्वेश्चन आ चुका है, भविष्य में आने की पूरी संभावना है। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया था। सुदर्शन झील आपने सुना होगा, जिसका काफ़ी ज़्यादा विचार हुआ, जो गुजरात में स्थित है। सुदर्शन झील इनका निर्माण करवाया था। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप लोग किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो हमें कमेंट करें। आपको पूरी कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग जो चाहिए आपको प्रोवाइड करा जाएगा। नोट्स पूरे प्रोवाइड कराए जाएंगे, पूरा सिलेबस बताया जाएगा, क्या क्या है, ज्योग्राफी क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, या पॉलिटी हो गया जिसको हम पॉलिटी कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस को, ज्योग्राफी हो गया या फिर हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। मैथ, रीजनिंग, सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ अच्छे टॉपिक के साथ।